वेलकम टू माय चैनल। दुकानदार कहता है दीजिए मैं पहना देता हूँ, तो अनय गुस्से से उस दुकानदार को देखता है और दुकानदार चुपचाप अपनी हाथ पीछे कर लेता है। भूमि चूड़ियाँ आगे बढ़ाने लगती है तो अनय उसके हाथ से चूड़ियाँ ले लेता है। अब भूमि का हरती है। चूड़ियाँ पहनने के बाद भूमि अपने दोनों हाथ ऊपर करके अनय को दिखाते हुए कहती है, अच्छी लग रही है ना ठाकुर साहब। अनय बस हाँ में अपना सर हिला देता है और चूड़ी वाले को पैसे देकर अनय भूमि का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। अनय और भूमि चारों तरफ देखते हुए आगे जा रहे थे कि तभी अनय का फ़ोन बजने लगता है। अनय भूमि का हाथ छोड़कर फ़ोन पर बात करने लगता है। कुछ देर बाद अनय फ़ोन पर बात करके पीछे खड़ी भूमि को देखने के लिए पीछे मुड़ता ही है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। ये देखकर अनय घबरा जाता है। अब आगे अनय जैसे ही फ़ोन पर बात करके पीछे मुड़ता है तो भूमि को वहाँ न देखकर वह घबरा जाता है और भूमि को इधर-उधर ढूँढने लगता है, पर उसे आस-पास कहीं नहीं दिखती है। तो वो एक दुकानदार के पास आता है और कहता है, आपने एक लड़की को देखा है जो मेरे बगल में ही खड़ी हुई थी, मेरे पीछे, जिसने एक फ्लावर प्रिंट का लोग अनारकली सूट पहना हुआ था, 2 लंबी चोटियाँ करी हुई थी, दुबली-पतली सी, हाइट थोड़ी छोटी थी। तो लड़की को नहीं देखा और ऐसे ही बाबू जहाँ पर जाने कितने लोग आते हैं सबका ध्यान नहीं रहता। दुकानदार के मना करने के अन्य दूसरे दुकानदारों के पास जाता है। उसने भूमि के बारे में पूछता है और सब दुकानदारों का यही जवाब रहता है। आने आते जाते लोगों को भूमि की फ़ोटो दिखाता है, पर किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता। उनका सबका यही रहता था कि उन्होंने ऐसी लड़की को नहीं देखा, क्योंकि मेले में इतने सारे लोग आ जा रहे थे कि किसी पर एक ध्यान नहीं जाना थोड़ा मुश्किल था। अनय भूमि की फ़ोटो को देखते हुए अपने मन में सोचता है, कहाँ चली गई यार, यह लड़की अभी तो यहीं पर थी, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। हो सकता है भूमि कहाँ होगी, ये सोच कर ही अनय का दिल ज़ोरों से घबरा रहा था। वह फिर भी अपने दिल को शांत करते हुए भूमि को ढूंढ रहा था। तभी उसका फ़ोन वापस बजता है। अनय झुंझला कर फ़ोन उठाता है तो उधर से मयंक कहता है, अनय कहाँ पर है तू? वह पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने उसे पूरे घर में देख लिया। यह सुनकर अनय और भी घबरा जाता है और कहता है, तू पागल है? तुझे कहा था ना उसे घर से बाहर मत निकलने देना। तुझे अच्छे से पता है वो कितनी खतरनाक है, और अगर उसे भूमि के बारे में कुछ भी पता चला तो वह क्या-क्या कर सकती है भूमि के साथ। तो मयंक कहता है, पर उसे अभी भूमि के बारे में कुछ नहीं पता, वो भूमि के साथ कुछ नहीं करेगी। तो अनय कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस उसे ढूंढ कर और कुछ दिनों तक मेरे से और भूमि से दूर रख, बोल कर फ़ोन काट देता है और अपने सिर पर अपने हाथ से रब करते हुए खुद से कहता है, पता नहीं कहाँ चली गई, गलती भी मेरी थी। कहाँ ढूंढकर उसे बोलकर वो चारों तरफ देखता है और उसे कुछ याद आता है और जल्दी से भागते हुए अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहाँ जाता है। अनय वहाँ जाकर देखता है तो भूमि वहाँ गाड़ी से सट कर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में 2-3 बैग थे, सामने से भरे हुए। वो इधर-उधर देख रही थी जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो, और उसकी आँखों में से आंसू निकल रहे थे। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी। भूमि को देखकर अनय का चैन आता है और वो एक चैन की सांस लेता है और भूमि की तरफ बढ़ जाता है। वहीं भूमि रोते हुए खुद से कह रही थी, ये ठाकुर साहब बहुत बुरे हैं, हमें अकेले छोड़ दिया और फिर पूरे मेले में मिले भी नहीं और अभी तक आए भी नहीं। क्या वो हमें अकेला छोड़कर चले गए? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलते समय भूमि की आंखों में आंसू लगातार निकल रहे थे। वही अनय भागकर भूमि के पास आता है, उसे अचानक से गले लगा लेता है। हैरान हो जाती है और कुछ नहीं समझ पाती और न संभल पाती है। सीधा कार से और सट जाती है और उसके हाथ में पकड़े सारे बैग नीचे गिर जाते हैं। भूमि सामने देखती है तो अनय उसे कसकर पकड़े खड़ा हुआ था। अनय को अपने गले लगता देख भूमि भी जल्दी से अपने गले और अनय से रोते हुए कहती है, ठाकुर साहब बहुत बुरे हैं, आप हमें आपको पता हम इस भीड़ में खो गए थे। यह तो अच्छा हुआ कि हमें पता था कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, पर आपने तो हमें ढूंढा ही नहीं। आप बहुत बुरे ठाकुर साहब, आपको पता है
हमें बहुत डर लगता है। वहाँ पर अकेले आप बहुत बुरे हैं। आपने हमारा हाथ छोड़ हुए ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है तो अनय उससे अलग होता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसके आँसू साफ़ करते हुए कहता है, माना मेरी गलती थी, पर तुम भी तो एक जगह पर खड़ी रह सकती थी। इधर-उधर होने की क्या ज़रूरत थी? ये सुनकर भूमि थोड़ा-सा गुस्सा आता है। वो अनय से सीने पर अपने नाज़ुक हाथों से मारते हुए कहती है, ठाकुर साहब, हम वहीं पर खड़े थे, पर पता नहीं हमें किसने धक्का दिया और हम अलग हो गए और फिर हमने आपको ढूँढा अभी, पर आप हमें मिले भी नहीं। यह कहते समय भूमि की आँखों में वापस आँसू आने लगते हैं, तो अनय उसे वापस अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए वो कहता है, कोई नहीं, अब मिल गया ना, अब नहीं छोड़ूँगा तुम्हारा हाथ। तो भूमि वैसे ही गले लगे हुए कहती है, पक्का वादा ना? आप फिर हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे ना? तो अनय उसे वैसे ही गले लगाते हुए कहता है, पक्का वादा, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, बोलकर उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर में भूमि बिल्कुल शांत हो जाती है तो अनर उसे से अलग होता है और कहता है, घर चले? तो भूमि बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनय भूमि के बैग उठाना है और उसको गाड़ी में रखता है और भूमि को गाड़ी में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर गाड़ी चालू करके घर की तरफ मोड़ देता है। वहीं अनय और भूमि को जाते हुए एक लड़की बहुत गौर से देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ-साफ देखा जा सकता था। वह अनय की गाड़ी को जाते हुए देखकर खुद से कहती, मिस्टर अनय प्रताप सिंह, यह तुमने ठीक नहीं किया। मान्या को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वह उसकी होकर ही रहती है और तुम भी हासिल करके रहूँगी। इसके लिए चाहे मुझे उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना ही न पड़े, पर जो मुझे चाहिए होता है वो हासिल करके ही रहती हूँ। किसी की कीमत पर बोलकर वो एकटक अनय भूमि को लेकर घर आता है। भूमि अपने सारे सामान के बैग को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। अनय भूमि को ऊपर जाता देखकर हॉल में ही बैठ जाता है और मयंक को फ़ोन करता है और उससे पूछता है वह अभी तक घर आई या नहीं। तो मयंक उधर से कहता है, हाँ, पर पता नहीं क्यों बहुत गुस्से में लग रही थी। तो अनय एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, शायद उसे हमारे बारे में पता लग चुका है। अब हमें ऐसा लगता है कि यह मामला मुझे जल्दी से जल्दी हैंडल करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो सकती है। मेरे और भूमि के बीच में किसी को नहीं आने दे सकता हूँ। तो मयंक उधर से कहता है, पर तेरे सपना की क्या? तो अनय अपनी आंखें बंद कर कहता है और वो कहता है, वह मैं खुद ही भी पूरा कर सकता हूँ। ऐसा कोई सपना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है जो मुझे भूमि से दूर करे। मेरे लिए हर सपने से ज़्यादा ज़रूरी भूमि है। मेरी ज़िंदगी से बढ़कर भी मैं चाहकर भी अब भूमि से दूर नहीं हो सकता और मेरी जान है और इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। तो मयंक कहता है, देख, तेरे ऐसे सोचने से मुझे डर लगता है। करोड़ों की डील है यार, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तेरा और तेरे पापा का सपना था यार। ये तू कुछ भी सोच, बट यह मत सोचना कि तू ये डील को कैंसिल कर दे। तो अनय कहता है, चाहे इससे मुझे करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो, पर मेरे लिए भूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मैं वापस न्यूयॉर्क जाने की सोच रहा हूँ। तू मेरी और भूमि के जाने की तैयारी कर, हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। तो मयंक हड़बड़ाते हुए कहता है, पागल हो रहा है तू? क्या तू और मान्या को पता लगा कि तू यहाँ से भी जा रहा है तो वो कौन सी चुप रहने वाली है? तो अनय बेबाकी से कहता है, पता लगने थे मुझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी आज के बाद कल मैं उसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ कर दूँगा। इस डील की वजह से वो मुझे पर हमेशा हक जमाती है। वो डील ही मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ, बोलकर फ़ोन काट देता है। वही मयंक फ़ोन को रख कर खुद से में सोचता है, पता नहीं यह कैसे करेगा। यह सब बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इसे और इसके सपने को भी। इस सपने की वजह से अब ये मना करेगा तो क्या-क्या होगा पता नहीं, बोलकर वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। अभी भी वहाँ बैठा हुआ था, फिर वो कुछ सोचकर ठाकुरानी सा को फ़ोन करता है।
उधर से ठाकुर रानी साहब थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में कहती हैं, अने कहाँ हैं आप? 2 दिन से घर पर भी नहीं आए। आपको पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी आपकी और भूमि की। और हाँ, अब भूमि कैसी है? हमारे लाडो से बात हुए भी 2 दिन हो गए हैं। वो ठीक तो है ना? न ठाकुरानी सा की बातों में चिंता साफ-साफ दिख रही थी। वो उन्हें शांत करवाते हुए कहता है, दादी सा, हम और भूमि दोनों ठीक हैं। हमने आपको कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था। वो मैं और भूमि कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ठाकुर रानी सा आने की बात को बीच में काटते हुए कहती, न्यूयॉर्क पर क्यों? और भूमि को लेकर जाना ज़रूरी नहीं है। आपका पता है वो कभी घर से भी ज़्यादा बाहर नहीं गई। वो नहीं रह पाएगी। उसे माहौल में तो अनय कहता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे सँभाल लूँगा। और ऐसे भी हम सब कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। हमारा काम हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। ठाकुर रानी सा कहती हैं, ठीक है, पर उसका ध्यान रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अनय कहता है, जी मैं ध्यान रखूँगा, बोलकर फ़ोन काट देता है और अपने सर को हाथ में दबाते हुए कुछ सोचने लगता है। अनय कुछ देर बाद वैसे ही बैठा रहता है। फिर ऊपर कमरे में जाकर देखता है तो भूमि ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने इस समय बिल्कुल सादा पटियाला सूट पहना हुआ था। वो और आईने के सामने खड़ी अपने लंबे बालों की चोटी कर रही थी। भूमि देख भूमि देखकर अनय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अनय भूमि के पास जाता है और वो पीछे से उसके गले लगकर कहता है, अपना चेहरा छुपा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं अनय के ऐसे अचानक आ जाने से भूमि हैरान हो जाती है और आईने में से देखती है तो अनय उसे पीछे गले लगाए हुए आंख बंद किए ये करके बस उसे ही महसूस करते हुए खड़ा था। भूमि भी अनय को देखकर चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। अनय कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है। उसके बाद भूमि से अलग होता है और कहता है, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर खाना खाते हैं, बोलकर वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। भूमि अनय को जाते हुए देख कर खुद से कहती है, आज हमारे गुस्सेल ठाकुर साहब कुछ उदास लग रहे हैं। इनकी उदासी दूर करने के क्या करूं? बोलकर अपनी उंगली अपनी ढूंढी पर रख कुछ सोचने लगती है। वो रूम में चारों तरफ देखता है पर उसे भूमि कहीं पर भी नजर नहीं आती। यह देखकर अनय कमरे से बाहर निकल जाता है और नीचे हॉल में आता है। अनय वहाँ भी चारों तरफ देखता है पर उसे हाल में अब भूमि कहीं पर नजर नहीं आती। तभी उसे किचन की तरफ से कुछ बर्तनों की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर अनय किचन की तरफ जाता है पर और वहाँ पर देखता है कि भूमि बड़े प्यार से खाना बना रही है और उसी के साथ कुछ गुनगुना रही है जिससे उसके पतले गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ गुनगुनाते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। भूमि को देखकर अनय के दिल को थोड़ी शांति मिलती है। वो धीरे कदमों से भूमि के पास चला जाता है और पीछे से उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और वैसे ही भूमि को पकड़े रखा खड़ा हो जाता है। अनय की छुअन से भूमि एक बार के लिए तो घबरा जाती है पर अनय का एहसास पाकर वो कुछ नहीं कहती और वैसे ही अनय के बाहों में खड़े खाना बनाने लगती है। अनय भूमि को वैसे ही पकड़े हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में ले जाते हुए उसकी गर्दन को अपने होठों से छूता हुआ कहता है, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी? मैं किसी नौकर को बुलाकर खाना बनवा देता। तो भूमि जो पहले अनय के ऐसे करीब आने से और उसकी छुअन से घबरा जाती है और अनय के ऐसे करने से उसके दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ने लगती हैं। भूमि अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के को शांत करती है और धीरे से कहती है, वो ठाकुर सा हमारा मन था आपके लिए कुछ बनाने का। तो बस इतना बोलकर वह चुप हो जाती है क्योंकि अनय के होठ धीरे धीरे भूमि की गर्दन और पूरी पीठ पर घूम रहे थे जिससे भूमि के शरीर में कपकपाहट सी महसूस हो रही थी और इसी वजह से भूमि के हाथ में खाना हिलाने वाली चम्मच नीचे गिर जाती है और अनय की करीबी के एहसास को पाकर उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वहीं अनय सब कुछ भूलकर आज एक बार फिर भूमि में खोना चाहता था थी क्योंकि आज वो खुद के दिल को और दिमाग से लड़ रहा था। उसका दिमाग उसके सपने को पूरा करने के लिए कह रहा था, वही उसका दिल बस भूमि को मोहब्बत करने के लिए कह रहा था। उसने अपने दिमाग के आगे आज पहली बार अपने दिल की सुनी है। इस वजह से उससे सुकून तो था पर कहीं न कहीं अपने सपने को लेकर उदासी भी थी। उस सपने के लिए
अनय ने न जाने क्या क्या किया था वो सपना अब कुछ दिनों में टूट रहा था। पर भूमि के करीब आकर अनय को सुकून मिल रहा था। उसका अशांत मन शांत हो रहा था। भूमि के गर्दन को अपने होठों से छूता हल्के हल्के से बैठ कर रहा था, जिससे भूमि के मुंह से आह की आवाज़ निकल रही थी। उस आवाज़ को सुनकर अनय और भूमि की तरफ और आकर्षित हो रहा था। वही भूमि की अपनी आवाज़ को दबाने के लिए अपने दांतों तले अपने होठ को दबा लेती है, जिससे उसकी आवाज़ बाहर न निकले, और अपने हाथों में अपने सूट को कसकर मुट्ठी में भींच लेती है। अनय भूमि की गर्दन को छूते हुए अचानक से उसे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे और अपने नज़दीक कर लेता है, जिससे भूमि अनय के सीने से आकर लग जाती है और उसके दोनों हाथ अनय के कंधे पर चले जाते हैं। इस समय दोनों के बीच हवा जाने का भी फासला नहीं था। दोनों इस समय बहुत नज़दीक थे और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। भूमि अपना सिर उठाकर अनय की तरफ देखती है तो पाती है कि तरफ खींच रही थी। वहीं अनय भूमि की आंखों में देखते हुए बड़े एहसासों से के साथ कहता है, पता नहीं क्या है तुम्हारी आंखों में, जब भी देखता हूँ बस सुकून का एहसास होता है और यही सुकून मुझे आज चाहिए। बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, बस तुम्हारी बाहों में सुकून मिल रहा है, बोलकर धीरे से भूमि के होठों पर अपने होठ रख देता है और धीरे धीरे भूमि के होठों को चूमने लगता है। वहीं अनय के होठों का एहसास अपने होठों पर पाकर भूमि अब एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों को से अनय के कंधे को कसकर पकड़ लेती है। आज भूमि ने अनय को कुछ ही भी करने से नहीं रोका था, क्योंकि वो अनय के आंखों में उदासी साफ साफ देख पा रही थी और वो अनय को उदास नहीं देख सकती थी। अनय बड़े प्यार से भूमि के होठों को चूम रहा था। काफ़ी देर भूमि के होठों को चूमने के बाद जब भूमि की सांसें उखड़ने लगती हैं तो अनय भूमि के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है और भूमि को देखता है, जो नज़रें नीचे किए हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। भूमि के गाल इस समय शर्म से बिल्कुल लाल लाल हो गए थे, जिसे देखकर अनय के शरीर में हलचल सी हो रही थी। अनय एक नज़र भूमि को देखता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अनय के ऐसे करने से एक पल के लिए तो भूमि घबरा जाती है और अपने हाथ अनय के गले में डाल देती है। भूमि के ऐसे करने से अनय भूमि की तरफ देखता है। अनय के देखने पर भूमि शर्म से अपने नीचे नज़रें कर लेती है और अपना चेहरा अनय के सीने में छुपा लेती है। वहीं भूमि की इस हरकत पर अनय के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो जाती है और वो और कसकर भूमि को पकड़ लेता है और ऊपर अपने कमरे में लेकर जाने लगता है।